स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य में छायावाद से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखेंगे। एक प्रश्नोत्तरी हम इससे पहले देख चुके हैं, आज ही छायावाद पर दूसरी प्रश्नोत्तरी है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक रहस्यवाद, दूसरा काव्य की शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किसका है? ये कथन दे रखा है, हमें बताना है ये कथन किसका है। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद और दूसरा काव्य की शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो ये कथन किसका है ये बताना है। मुकुटधर पांडे, राम कुमार वर्मा, शुक्ल जी या फिर महादेवी वर्मा, किसका ये कथन है? छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद, दूसरा काव्य की शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल जी। किसका कथन है ये? शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को किसका विलायती संस्करण कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को किसका विलायती संस्करण कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको छायावाद का विलायती संस्करण कहा? स्वच्छंदतावाद, रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद या फिर प्रतीकवाद, किसको इसमें से छायावाद को किसका विलायती संस्करण कहा? अर्थात छायावाद जो है इसमें से किसी एक का विलायती संस्करण है। तो ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यंजनावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा था। उन्होंने कहा था कि अभिव्यंजनावाद में की जो शैली है वही छायावाद की है। तो छायावाद जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अभिव्यंजनावाद से। अर्थात इसीलिए इन्होंने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कह दिया। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यंजनावाद। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष किसे माना गया है? आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है और अंत तक आप देखेंगे तो आपको काफी अच्छे प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष किसे माना गया है? मानवतावाद, नारी गरिमा, प्रकृति चित्रण या फिर शैली वैचित्र्य, किसे छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष माना गया है? प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवतावाद। छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष किसे माना गया है? मानवतावाद को माना गया है कि मानवतावाद ही सर्वोपरि है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है ये कि इसमें किसको अधिक मान्यता दी गई है? मानवतावाद को। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कामायनी में मुख्य रूप से कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? यह हमें बताना है। कामायनी में मुख्य रूप से कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? लावनी, ताटंक, वीर या फिर आल्हा? मुख्य रूप से पूछा है। वैसे तो इन सभी छंद का प्रयोग कामायनी में किया गया है। लावनी का भी प्रयोग है, ताटंक का भी है, वीर का भी है और आल्हा का भी है। लेकिन प्रमुखता किसकी है? एक छंद ऐसा है जो मुख्य रूप से सभी सर्गों में जिसका प्रयोग किया गया है, तो उसकी ही इसमें कामायनी में प्रमुखता है एक छंद की। तो आपको बताना है किस छंद की प्रमुखता है? लावनी, ताटंक, वीर या फिर आल्हा, किस छंद की प्रमुखता है? कामायनी में मुख्य रूप से कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताटंक। कामायनी में ताटंक छंद को मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कामायनी में इड़ा किसका प्रतीक है?
कामायनी में कामायनी में कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जो पात्र हैं वो किसी न किसी के प्रतीक हैं। तो कामायनी में जो एड़ा है वो किसका प्रतीक है? एक पात्र है कामायनी में एड़ा, और वो किसका प्रतीक है ये हमें बताना है। हृदय का, मन का, बुद्धि का या फिर वृषभ का। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर आपको बताना है, किसका प्रतीक है? हृदय, मन, बुद्धि, वृषभ। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। कामायनी में एड़ा है, किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। इसमें मन का प्रतीक कौन है? मन के प्रतीक है मनु। मनु किसका प्रतीक है? मन के प्रतीक है। एड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। मनु किसके प्रतीक है? मन की प्रतीक है मनु। और जो वृषभ है वो धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है वृषभ? धर्म का प्रतीक है। इसमें ये हृदय किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा इसमें किसका प्रतीक है? हृदय का। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन के प्रतीक है, और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, और वृषभ धर्म का प्रतीक है। तो ये हमने प्रतीक योजना कामायनी की देखी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा बुद्धि। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? मेघदूत कैसी रचना है? वियोग प्रधान रचना है ये। तो हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है ये हमें बताना है। आंसू, लहर, झरना या फिर पल्लव, किसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसू। हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? आंसू। और ये किसकी रचना है? ये प्रसाद की रचना है। आंसू, लहर, झरना, ये सभी किसकी रचना है? प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? नीरजा के लिए हमें पुरस्कार बताना है। कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सेक्सरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर मंगला प्रसाद। कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए दिया गया ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्सरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था? सेक्सरिया पुरस्कार इनको कब मिला था? सेक्सरिया पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला। और इनकी जो रचना है नीरजा कब है? नीरजा है 1935 ईस्वी में। ये कब है? 1935 ईस्वी में है नीरजा। और ये क्या है? काव्य संग्रह है। और इसमें कितने गीत हैं? इसमें 58 गीतों का ये संग्रह है। कितने गीत हैं नीरजा में? 58। तो 58 गीतों का संग्रह। ये भी आप इसमें याद रखेंगे कि जो नीरजा है 1935 ईस्वी में है, ये काव्य संग्रह है और 58 गीतों का संग्रह है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? किस रचना के लिए पंत की रचना है और उसे क्या कहा जाता है? प्रकृति की चित्रशाला। तो किसे कहा जाता है? और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीणा, गुंजन, पल्लव या फिर लोकायतन, किसे इसमें से प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। पल्लव को क्या कहा जाता है? प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। पल्लव रचना है कब? पल्लव है 1928 ईस्वी में है। ये रचना कब है? 1928 ईस्वी में है और इसे प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा का मुख्य आधार क्या है? जैसे कुछ रचनाकार कुछ रचनाएं लिखते हैं
तो किसी को आधार बनाते हैं, किसी अन्य रचना को। तो इसी तरह से जो राम की शक्ति पूजा है, इसका आधार क्या है, किस रचना के आधार पर इन्होंने राम की शक्ति पूजा की रचना की, ये आपको बताना है। और ये रचनाएं हैं वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कृतिवास रामायण या फिर साकेत। किस में से इन्होंने राम की शक्ति पूजा का मुख्य आधार बनाया, किस रचना को बनाया, आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतिवास रामायण। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा का मुख्य आधार क्या है, कृतिवास रामायण है। कृतिवास रामायण के आधार पर इन्होंने राम की शक्ति पूजा की रचना की थी। राम की शक्ति पूजा कब है, अगर इस रचना का हम रचना काल देखें, राम की शक्ति पूजा, तो ये कब है, ये 1936 ईस्वी में है। बहुत ही अच्छी रचना है, ये पढ़ने के लायक रचना है। 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा की रचना हुई। और ये क्या है, प्रबंधात्मक लंबी कविता है। क्या है ये, प्रबंधात्मक लंबी कविता। ये भी पूछा जा सकता है कि राम की शक्ति पूजा कैसी रचना है, तो ये प्रबंधात्मक लंबी कविता है। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतिवास रामायण। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। श्रद्धा प्रतीक पूछा है, बुद्धि, हृदय, आनंद या फिर कर्म, किसका प्रतीक है श्रद्धा। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। श्रद्धा किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। और ये थोड़ा सरल प्रश्न था। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। पंत जी को किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदम्बरा पर मिला, लेकिन कब मिला था ये आपको बताना है। 1960, 1965, 1968 या फिर 1970। और पुरस्कार से संबंधित जो भी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार से संबंधित जो रचनाएं होती हैं उनसे प्रश्न आने के ज्यादा चांस होते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा है कब, इसका भी हम रचना का देख लेते हैं। तो ये है 1959 ईस्वी में। चिदम्बरा कब है, 1959 ईस्वी में है। और ये क्या है, ये काव्य संकलन है। तो ये इसमें कितनी कविताएं हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है कि चिदम्बरा में कितनी कविताएं हैं। तो ये 196 कविताओं का संकलन है। 196 कविताओं का संकलन है ये। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चिदम्बरा में कितनी कविताएं, 196 कविताएं हैं इसमें, और ये काव्य संकलन है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, चित्तौड़ की चिता किसकी रचना है। चित्तौड़ की चिता किसकी रचना है बताना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी या फिर जयशंकर प्रसाद, किसकी रचना है चित्तौड़ की चिता। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चित्तौड़ की चिता किसकी रचना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है चित्तौड़ की चिता। और ये कब है, ये भी देख लेते हैं कि ये रचना कब है। तो चित्तौड़ की चिता जो रचना है वो है 1929 ईस्वी में। कब है ये, 1929 ईस्वी में ये रचना है चित्तौड़ की चिता, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है। कामायनी का प्रथम सर्ग बताना है, आशा, श्रद्धा, चिंता या फिर काम। ये भी सरल क्वेश्चन है। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंता। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, चिंता। और ये सबसे छोटा सर्ग भी है, सबसे छोटा सर्ग। ये भी आप याद रखेंगे कि कामायनी का सबसे छोटा सर्ग कौन सा है। तो कामायनी का सबसे छोटा सर्ग है चिंता। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 14 है, निराला को आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? अब देखिए यहाँ पे एक आता है कि भाषा के डिक्टेटर कौन है, तो वो तो कबीर हैं। और किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यहाँ पे आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसी प्रश्न में कुछ लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी सही कर देंगे, लेकिन यहाँ निराला दिए है ना कि कबीर। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। निराला को, प्रश्न है, निराला को आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह या फिर द्वारका प्रसाद सक्सेना। किसने निराला को आधुनिक हिंदी का नहीं कहा उन्होंने, आधुनिक हिंदी का कहा है, आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर कहा था। तो किसने कहा देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह या फिर द्वारका प्रसाद सक्सेना, किसने कहा था? तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वारका प्रसाद सक्सेना। किसने कहा था इनको? द्वारका प्रसाद सक्सेना ने निराला को आधुनिक हिंदी भाषा का डिक्टेटर कहा था। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, श्रृंखला की कड़ियां किसकी गद्य रचना है? रचना है श्रृंखला की कड़ियां, और कैसी रचना है? गद्य रचना। किसकी है ये? प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत या फिर निराला, किसकी है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियां गद्य रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। श्रृंखला की कड़ियां का रचना काल भी देख लेते हैं। श्रृंखला की कड़ियां का रचना काल है 1942 ईस्वी। श्रृंखला की कड़ियां रचना है कब है? 1942 ईस्वी में है। और ये क्या है, इसकी विधा क्या है? विधा इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप विधा इसकी याद रखेंगे। श्रृंखला की कड़ियां क्या है? ये इनका निबंध संग्रह है, महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह। क्या है ये? निबंध संग्रह है इनका। तो ये आप याद रखेंगे, श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी में है और इसकी विधा क्या है? निबंध संग्रह है। और रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कामायनी में वृषभ किसका प्रतीक है? कामायनी में कुछ प्रतीक माने गए हैं और उसका प्रतीक हमें बताना है कि वृषभ जो है वो किसका प्रतीक माना गया है? धर्म का, काम का, मोक्ष का या फिर अर्थ का? किसका प्रतीक माना गया है वृषभ के लिए, ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म। कामायनी में वृषभ किसका प्रतीक माना गया है? धर्म का प्रतीक माना गया है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, छायावाद को सौंदर्य की छाया के अर्थ में किसने ग्रहण किया? छायावाद को सौंदर्य की छाया के अर्थ में किसने ग्रहण किया? मुकुटधर पांडे, सुशील कुमार, शुक्ल या फिर पंत? किसने छायावाद को सौंदर्य की छाया के अर्थ में ग्रहण किया? छायावाद को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अर्थ में ग्रहण किया है, तो हमें बताना है कि सौंदर्य की छाया के अर्थ में किसने इसको ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को सौंदर्य की छाया के अर्थ में ग्रहण किया। इन्होंने क्या कहा था कि छायावाद सौंदर्य की छाया है, तो ये पंत ने इसको छायावाद को सौंदर्य की छाया के अर्थ में ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंत। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? पंत जी की रचना है कला और बूढ़ा चांद। सबसे पहले तो देख लेते हैं कला और बूढ़ा चांद पंत जी की रचना है और इस पे हमें क्या बताना है, पुरस्कार कौन सा मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर मंगला प्रसाद? कौन सा पुरस्कार इनको मिला था, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। अब देखते हैं कि कला और बूढ़ा चांद जो रचना है ये कब है? कला और बूढ़ा चांद का रचना काल है 1959 ईस्वी। क्या है इसका रचना काल? 1959 ईस्वी है। और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
किसे? कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी रचना के लिए 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध या फिर दिनकर? किसने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कथन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह से ही प्रश्न जो है इस तरह से लिया जाता है, पूरा कथन नहीं लिया जाता है। तो कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध या फिर दिनकर? प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा था। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद की स्थापना कब की? महादेवी वर्मा ने किसकी स्थापना की थी? साहित्यकार संसद। यहाँ पे सभी लोग साहित्यकार मिलते थे, आप बैठते थे। महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद की स्थापना कब की थी? 1940, 1944, 1950 या फिर 1936? कब इन्होंने साहित्यकार संसद की स्थापना की, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, आंसू में कुल कितने छंद हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसू में कुल कितने छंद हैं ये बताना है। 100, 133, 190 या फिर 33? कितने छंद हैं आंसू में? ये प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आंसू, और इसमें कितने छंद हैं ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33। आंसू में कितने छंद हैं? 33। प्रश्न आ सकता है कि कौन से छंद है वो, तो इसमें 33 सखी छंद, इसका नाम क्या है? सखी छंद। आंसू में 33 सखी छंदों का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 33 सखी छंद। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? अभी हमने इसका प्रथम सर्ग देखा था। प्रथम सर्ग क्या था? चिंता था इसका, और सबसे छोटा सर्ग भी है। अब पूछा कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? रहस्य, दर्शन, आनंद या फिर निर्वेद? कौन सा कामायनी का अंतिम सर्ग है? प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद है, और ये क्या है? सबसे बड़ा सर्ग है। कामायनी का सबसे बड़ा सर्ग, कामायनी का ये सबसे बड़ा सर्ग है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आनंद। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, तक्षशिला ऐतिहासिक काव्य के रचनाकार कौन है? तक्षशिला क्या है? ऐतिहासिक काव्य है, और इसके रचनाकार बताना है आपको। उदय शंकर भट्ट, जानकी वल्लभ शास्त्री, राम कुमार वर्मा या फिर मोहनलाल महतो वियोगी? इनका उपनाम है वियोगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में वियोगी दिया है। इनका पूरा नाम है मोहनलाल महतो वियोगी। तो उदय शंकर भट्ट, जानकी वल्लभ शास्त्री, राम कुमार वर्मा या फिर वियोगी? किसका ये जो ऐतिहासिक काव्य किसका है? तक्षशिला। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय शंकर भट्ट। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदय शंकर भट्ट की रचना है तक्षशिला। तक्षशिला कब है? अगर इसका हम प्रकाशन वर्ष देखें तो ये है 1931 ईस्वी में। तक्षशिला रचना कब है? 1931 ईस्वी में है, और ये क्या है? ये काव्य रचना है। यहाँ लिखिए ऐतिहासिक काव्य, तो ये इनकी काव्य रचना है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निराला की रचना बादल राग को क्या माना जाता है? इनकी रचना है कौन सी है? बादल राग, और इसको क्या माना जाता है? ये महाकाव्य है, प्रबंधात्मक लंबी कविता है, मुक्तक कविता है या फिर खंड काव्य है? ये क्या है? ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 24 का
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधात्मक लंबी कविता। निराला की रचना है बादल राग और ये कैसी रचना है? ये प्रबंधात्मक लंबी कविता है। अगर हम देखें इसमें खंड कितने हैं, तो इसमें 6 खंड हैं। इस कविता के 6 खंड हैं। ये आप याद रखेंगे कि निराला की रचना है बादल राग, इसके कितने खंड हैं? 6 खंड है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है, बन सकता है, खंड भी पूछ लिए जाते हैं। रचना है कब? जो बादल राग रचना है निराला की, ये कब है? तो ये 1936 ईस्वी में है। कब है ये रचना? 1936 ईस्वी में। बादल राग रचना कब है? 1936 ईस्वी में है। और कैसी कविता है? प्रबंधात्मक लंबी कविता है। और इसमें कुल कितने खंड है? इसमें कुल 6 खंड हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधात्मक लंबी कविता। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। आज प्रश्नोत्तरी में कुल 50 क्वेश्चन रखे गए हैं और 25 प्रश्न 24 प्रश्न देख चुके हैं। 25वां प्रश्न है, खादी के फूल पंत जी ने किसके साथ मिलकर लिखी? ये रचना में जब हालाबाद मैंने पढ़ाया था, प्रश्नोत्तरी कराई थी हालाबाद में, उसमें भी ये प्रश्न आया था। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके साथ मिलकर उन्होंने ये रचना लिखी। तो खादी के फूल पंत जी ने किसके साथ मिलकर लिखी? निराला, बच्चन, महादेवी वर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा, किसके साथ ये रचना मिलकर लिखी थी पंत ने? ये 2 लोगों ने लिखी है खादी के फूल। एक सिंगल रचनाकार ने नहीं लिखी है, 2 रचनाकारों ने मिलकर ये रचना की है खादी के फूल। तो बताना है आपको कि ये किसके साथ मिलकर लिखी थी सुमित्रा नंदन पंत ने। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। शॉर्ट में यहाँ बच्चन जी लिख दिया है, तो इनका पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। और खादी के फूल सुमित्रा नंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर लिखी। और ये मैंने हालाबाद में आपको ये प्रश्न कराया भी था कि बच्चन ने कौन सी कविता पंत जी के साथ मिलकर लिखी? तो खादी के फूल लिखी थी। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। इसका रचनाकाल देख लेते हैं खादी के फूल का। खादी के फूल जो रचना है ये कब है? खादी के फूल है 1948 ईस्वी में। ये रचना कब है? 1948 ईस्वी में है ये रचना। और ये किस पर आधारित रचना है? गांधी जी की हत्या से संबंधित। गांधी जी की हत्या से संबंधित इसमें भाव व्यक्त किए गए हैं खादी के फूल पे। गांधी की हत्या से संबंधित रचना है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, कामायनी के आनंद सर्ग में किस छंद का प्रयोग है? कामायनी में जो सर्ग हैं उनमें विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो हमें बताना है कि किस आनंद सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया है। रोला, सखी, आलाह, चौपाई, किस छंद का इसमें प्रयोग किया गया है? तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सखी छंद। कामायनी का सर्ग है आनंद, इसमें किस सर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें सखी छंद का प्रयोग किया गया है। और सखी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें जो है 14 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं इसमें? 14 मात्राएं होती हैं। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सखी। कामायनी के आनंद सर्ग में सखी छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? पल्लव, ये प्रश्न भी मैं करा चुकी हूँ। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? जो पहले प्रश्नोत्तरी कराई थी उसमें ये प्रश्न रखा था। पल्लव, चित्राधार, आंसू या फिर झरना, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झरना। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? झरना को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि किसने कहा था छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, से कहा किसने? तो ये कहा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये भी आप याद रखेंगे कि किसने कहा था, तो नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा था कि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार क्या है? झरना है। इन्होंने कहा था छायावाद की
प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कौन सा है? झरना है, ये इनका कथन है। झरना है कब? अगर इसका हम प्रकाशन वर्ष देखें तो ये 1918 ईस्वी में है। 1918 ईस्वी झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, लोकायतन महाकाव्य किस पर आधारित है? आधारित शब्द नहीं होता, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आधारित शब्द होता है। लोकायतन महाकाव्य किस पर आधारित है? नेहरू, गांधी, विवेकानंद या फिर अरविंद? किस पर आधारित ये रचना है लोकायतन, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी। लोकायतन किस पर आधारित रचना है? गांधी पर आधारित ये रचना है। लोकायतन कब है? लोकायतन महाकाव्य है कब? ये 1964 ईस्वी में है। कब है लोकायतन? 1964 ईस्वी में है लोकायतन। और इसके कितने खंड हैं? इस रचना के 2 खंड हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके 2 खंड हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकायतन के कितने खंड हैं? इसके 2 खंड हैं। और अगर सर्ग पूछे जाए कि सर्ग कितने हैं, तो इसमें 7 सर्ग हैं। अब देखिए, सर्ग अलग होते हैं, खंड अलग होते हैं। और इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ। यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकायतन में सर्गों को क्या कहा गया है? लोकायतन में सर्ग हैं, उनको क्या कहा गया है? तो इसके जो सर्ग हैं, उन सर्गों को द्वार कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वार। सर्गों को द्वार कहा गया है। ये भी आप याद रखेंगे कि लोकायतन महाकाव्य में सर्गों को द्वार कहा गया है। और इसके खंड कितने हैं? 2 खंड हैं। और सर्ग कितने हैं? 7 सर्ग हैं। किस पर आधारित रचना है? ये गांधी पर आधारित रचना है। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधी। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, मेरा परिवार महादेवी की कैसी रचना है? ये रचना है मेरा परिवार किसकी है? महादेवी वर्मा की। ये कैसी रचना है? निबंध है, कविता है, संस्मरण है या फिर कहानी है? क्या है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्मरण। मेरा परिवार महादेवी वर्मा की कैसी रचना है? ये संस्मरण है। संस्मरण ये है। और ये मेरा परिवार जो रचना है ये कब है, ये भी देख लेते हैं। तो ये है 1972 ईस्वी में। कब है ये रचना? 1972 ईस्वी में ये रचना है। और इसमें कितने संस्मरण हैं? ये संस्मरण का संग्रह है। इसमें एक संस्मरण नहीं है मेरा परिवार में, कई संस्मरण इसमें संकलित हैं। तो इसमें कितने संस्मरण हैं? इसमें 7 संस्मरण हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मेरा परिवार जो संस्मरणात्मक रचना है उसमें कितने संस्मरण संकलित हैं? तो मेरा परिवार में 7 संस्मरण संकलित हैं। कितने संस्मरण? 7 संस्मरण। और ये संस्मरण किससे संबंधित हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पशु पक्षियों से संबंधित हैं। आप लिख लेना, पशु पक्षियों से संबंधित ये संस्मरण है। और उनके कुछ के मैं नाम ही भी यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कौन कौन से संस्मरण है। कुछ प्रमुख संस्मरण के नाम लिख देती हूँ, जैसे दुर्मुख है, सोना है, दुर्मुख, सोना, गौरा, दुर्मुख, सोना, गौरा, नीलू, ये सब इन्होंने पशु जो पक्षी इनके पास रहते थे उनके नामकरण कर रखे थे और उन्हीं से संबंधित ये संस्मरण है। नीलू, गिल्लू, कौन कौन से हैं? दुर्मुख, सोना, गौरा, नीलू और गिल्लू। ये कितने हो गए? 5 हो गए। 2 के नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो इसमें कितने संस्मरण है? 7 संस्मरण है। और किससे संबंधित है? पशु पक्षियों से संबंधित है। तो मेरा परिवार रचना है 1972 ईस्वी में। कैसी रचना है ये? संस्मरणात्मक रचना है। और इसमें 7 संस्मरण संकलित हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, कामायनी में मनु किसके प्रतीक हैं? बुद्धि, हृदय, मन या फिर अहंकार? किसके प्रतीक हैं मनु? ये आपको बताना है। और ये सरल प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन। मनु किसके प्रतीक हैं? मन के प्रतीक हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 31 है, चित्ररेखा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? चित्ररेखा क्या है? काव्य संग्रह है। किसका काव्य संग्रह है? रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जानकी वल्लभ या फिर जयशंकर प्रसाद। किसकी ये रचना है? चित्ररेखा। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामकुमार वर्मा। किसकी रचना है? चित्ररेखा। और क्या है ये? काव्य संग्रह है। किसका काव्य संग्रह है ये? रामकुमार वर्मा का ये काव्य संग्रह है। और चित्ररेखा जो काव्य संग्रह है वो कब है? 1935 ईस्वी में। कब है ये चित्ररेखा? 1935 ईस्वी में है। कैसी रचना है? काव्य संग्रह है। किसका काव्य संग्रह है? रामकुमार वर्मा का। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, कामायनी को ताजमहल किसने कहा था? कामायनी के नामकरण किए हैं विभिन्न विद्वानों ने, भिन्न भिन्न नामकरण किए कामायनी के। तो इसको ताजमहल किसने कहा था ये आपको बताना है। शुक्ल, पंत, नगेंद्र या फिर दिनकर। किसने कामायनी को ताजमहल कहा था? प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने कामायनी को क्या कहा था? ताजमहल कहा था। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 32, कामायनी को ताजमहल सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, अछूत 1925 किसकी काव्य कृति है? काव्य कृति है अछूत। कब है? 1925 ईस्वी में है। किसकी है ये बताना है। मोहनलाल महतो वियोगी या फिर द्विज या फिर शास्त्री या फिर भट्ट। किसकी ये रचना है? तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल महतो वियोगी। वियोगी इनका उपनाम है। तो मोहनलाल महतो की रचना है कौन सी? अछूत 1925। और ये क्या है? ये काव्य संग्रह है। क्या है ये? अछूत। ये मोहनलाल महतो का काव्य संग्रह है। ये आप याद रखेंगे कि ये कैसी रचना है। ये इनका काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, कामायनी के संघर्ष सर्ग में किस छंद का प्रयोग हुआ है? कामायनी के संघर्ष छंद सर्ग में किस छंद का प्रयोग हुआ है? रोला, सखी, ताटंक या फिर रूपमाला। किस छंद का प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोला। कामायनी का सर्ग है संघर्ष और संघर्ष में किसका प्रयोग किया गया है? रोला छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। रोला छंद में मात्राएं कितनी होती हैं? तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, महादेवी वर्मा को स्मृति की रेखाएं पर कौन सा पदक मिला? महादेवी की रचना है स्मृति की रेखाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी की रचना है स्मृति की रेखाएं और इस पर इनको कौन सा पदक मिला? याद रखना है आपको। रत्नाकर, द्विवेदी, साकेत या फिर मंगला प्रसाद। कौन सा इनको ये पुरस्कार मिला था ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा को स्मृति की रेखाएं पर कौन सा पदक मिला? प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी पदक। महादेवी वर्मा को स्मृति की रेखाओं के लिए कौन सा पदक मिला? द्विवेदी पदक मिला था। और द्विवेदी पदक कब मिला था? इन्हें मिला था 1945 ईस्वी में। द्विवेदी पदक कब मिला? 1945 ईस्वी में। 45 ईस्वी में इनको स्मृति की रेखाएं रचना पर द्विवेदी पुरस्कार मिला। स्मृति की रेखाएं ये कब है? तो ये है ये रचना है 1943 ईस्वी में। स्मृति की रेखाएं कब है? 1943 ईस्वी में है। और ये क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा यहाँ देख लेते हैं। तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगर ऑप्शन में रेखा चित्र और संस्मरण दोनों दिया है
अगर ऑप्शन में दिया है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, तब आप संस्मरणात्मक रेखा चित्र करेंगे इसकी विधा। लेकिन अगर ये भी दिया है, एक ऑप्शन में दिया है संस्मरण, एक में दिया है रेखा चित्र, तब आप रेखा चित्र वरीयता देंगे रेखा चित्र को। लेकिन रेखा चित्र ऑप्शन में ही नहीं है, सिर्फ संस्मरण दे रखा है। संस्मरण, निबंध, कविता क्या है, तब आप संस्मरण कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये क्या है, सही संस्मरणात्मक ये रेखा चित्र है। अगर संस्मरण रेखा चित्र दोनों ऑप्शन में है तो पूछा जाए कि स्मृति की रेखाएं की विधा क्या है, तब ये क्या है, रेखा चित्र है। और अगर ऑप्शन में दिया है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, तो आप सही करेंगे कि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इस तरह से इस प्रश्न को आप करेंगे। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी पुरस्कार इनको मिला था। किस पर मिला था, स्मृति की रेखाएं। और ये रचना कब है, 1943 ईस्वी में ये रचना है। और 1945 ईस्वी में इनको द्विवेदी पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, निराला की कविता कुकुरमुत्ता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निराला की कविता है कौन सी, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। और ये बहुत अच्छी कविता है। इसकी प्रमुख पंक्तियां हैं, अबे सुन बेगुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, और डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। ये इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये बहुत अच्छी कविता है, मैंने इसको कई बार पढ़ा है, इसलिए इसकी कुछ पंक्तियां याद भी हो गई हैं। आप भी इस रचना को जरूर पढ़िए। तो प्रश्न नंबर 36 है, निराला की कविता कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। सर्वहारा, पूंजीपति, प्रकृति या फिर प्रेम, किसका प्रतीक है। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वहारा। ये किसका प्रतीक है, क्या पूछा है, निराला की कविता कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। तो ये सर्वहारा, या यहाँ पे मैं शब्द और लिखा जाता, मैं। निराला की कविता में कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। इनकी कविता का नाम भी क्या है, कुकुरमुत्ता। तो इन्होंने तो कुकुरमुत्ता शब्द लिया है इस रचना में। कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, ये पूछा है। निराला की कविता कुकुरमुत्ता में, इस तरह से प्रश्न बनता है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक। निराला की कविता कुकुरमुत्ता में, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है। निराला की कविता, अब इसमें को हटा सकते हैं। निराला की कविता कुकुरमुत्ता में, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, ये प्रश्न है। तो सर्वहारा, पूंजीपति, प्रकृति या प्रेम। तो ये कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, इसमें सर्वहारा वर्ग का। सर्वहारा कहते किसे हैं, इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा बता देती हूँ। सर्वहारा कहते हैं जो शोषित वर्ग है। दो वर्ग होते हैं समाज में, एक शोषित होता है, शोषित, और एक कैसा होता है, शोषक। शोषक वर्ग को क्या कहते, कौन सा है इसमें, पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति, जो पूंजीपति है वो कैसा होता है, शोषक होता है। और शोषित कौन होते हैं, सर्वहारा। इनको क्या कहा जाता है, सर्वहारा। और किसने कहा था सर्वहारा, इनको मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स विद्वान है, और उन्होंने क्या कहा था इनको, सर्वहारा, जो जिनका शोषण होता है, जो शोषित होते हैं, किसके द्वारा, पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषित, तो उनको क्या कहा जाता है, सर्वहारा। तो इसमें जो कुकुरमुत्ता है वो किसका प्रतीक है, सर्वहारा वर्ग का वो प्रतीक है। यहाँ मैंने समझाने की वजह से थोड़ा बता दिया था कि आपको पता भी होना चाहिए कि सर्वहारा होता क्या है। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्वहारा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, कामायनी में आकुली और किरात किसके प्रतीक हैं। कामायनी में दो पात्र हैं, आकुली, सॉरी ये इनके पात्र दिए हैं आकुली और किरात। तो इनका प्रतीक पूछा है कि ये किसके प्रतीक हैं, देवताओं के प्रतीक हैं, आसुरी शक्तियों के, ऋषियों के, या फिर मानवों के, किसके प्रतीक रूप में इनको कामायनी में रखा गया है। तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसुरी शक्तियों के। आकुली किरात किसके प्रतीक है, आसुरी शक्तियां हैं जो उनके प्रतीक हैं, आकुली किरात। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, पंत जी की रचना युगवाणी का प्रकाशन वर्ष है। पंत जी की रचना है, कौन सी रचना है, युगवाणी, उसका प्रकाशन वर्ष बताना है आपको।
कब है? 1961, 1965, 1939 ईस्वी या फिर 1950 ईस्वी। कब पंत जी की रचना युगवाणी का प्रकाशन हुआ था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी। युगवाणी कब है? 1939 ईस्वी में है। और पंत ने इसे अपने युग की वीणा कहा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंत जी ने इस रचना को, किस रचना को? युगवाणी को। ये लिखवा देती हूँ। पंत ने इसे अपने युग की क्या कहा था? वीणा। पंत ने इसे अपने युग की वीणा कहा था। अब प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पंत ने अपनी किस रचना को अपने युग की वीणा कहा था? तो पंत ने युगवाणी को अपने युग की वीणा कहा था। और युगवाणी किस पर आधारित रचना है? तो ये गांधी एवं मार्क्स संबंधित कविताएं। किससे संबंधित कविताएं? एक तो इसमें गांधी, ये क्या है? युगवाणी काव्य संकलन है। तो गांधी और मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इनका पूरा नाम है कार्ल मार्क्स। मार्क्स लिख देती हूँ। गांधी एवं मार्क्स से संबंधित कविताएं। युगवाणी क्या है? ये काव्य संग्रह है, इनका काव्य संकलन है, काव्य संकलन। तो युगवाणी रचना कब है? युगवाणी है 1939 ईस्वी में। और पंत ने इसे क्या कहा था? इसे अपने युग की वीणा कहा था। और ये क्या है? काव्य संकलन है। इसमें किससे संबंधित कविताएं हैं? गांधी और मार्क्स से संबंधित इसमें कविताएं हैं। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, काकली काव्य संग्रह किसका है? काकली एक काव्य संग्रह है। काकली वो किसका संग्रह है, ये आपको बताना है। जानकी वल्लभ शास्त्री, जनार्दन झा, उदय शंकर भट्ट या फिर वियोगी, किसका काव्य संग्रह है? काकली। काकली का काव्य संग्रह बताना है। किसका काव्य संग्रह है? काकली। प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जानकी वल्लभ शास्त्री। काकली काव्य संग्रह किसका है? ये जानकी वल्लभ शास्त्री का काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, कामायनी को दोष रहित दूषण सहित किसने कहा? कामायनी को दोष रहित दूषण सहित किसने कहा था? दिनकर ने, पंत ने, शुक्ल ने या फिर मुक्तिबोध ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी को दोष रहित और दूषण सहित किसने कहा था? प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने कामायनी को क्या कहा था कि ये दोष रहित और दूषण सहित रचना है। दोष रहित दूषण सहित। तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, निशीथ और चित्ररेखा किसकी रचनाएं हैं? निशीथ और चित्ररेखा किसकी रचनाएं हैं? मोहनलाल महतो वियोगी, राम कुमार वर्मा, पंत या फिर निराला, किसकी रचनाएं हैं निशीथ और चित्ररेखा? ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा। निशीथ और चित्ररेखा किसकी रचनाएं हैं? राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं ये। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। इसका रचना काल भी देख लेते हैं, दोनों रचनाओं का। इसमें जो रचना है निशीथ, निशीथ रचना कब है? निशीथ रचना है
1933 ईस्वी में है। ये कब है? 1933 ईस्वी में है। और चित्ररेखा कब है? चित्ररेखा है 1935 में। चित्ररेखा 1935 ईस्वी, निशीथ 1933 ईस्वी। और किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा, यह आपको बताना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर नगेंद्र। किसने छायावाद को शक्ति काव्य कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। किसने छायावाद को शक्ति काव्य कहा था? प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा था? इसको शक्ति काव्य कहा था। प्रश्न नंबर 43 सीखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, कामायनी का मुख्य दर्शन क्या है? कामायनी का मुख्य दर्शन हमें बताना है। इसमें किस दर्शन को अपनाया गया है? इसमें जो विचार हैं वो किस दर्शन से लिए गए हैं? अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत, समरसतावाद, आनंदवाद या प्रत्यय विज्ञावाद या फिर द्वैतवाद। किस दर्शन से संबंधित इसमें कामायनी का जो मुख्य दर्शन है वो क्या है? किस दर्शन से संबंधित इसमें विचार है कामायनी में, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समरसतावाद। समरसतावाद, आनंदवाद या फिर प्रत्यय विज्ञावाद। कामायनी का मुख्य दर्शन क्या है? समरसतावाद, आनंदवाद या फिर प्रत्यय विज्ञावाद। ये इसका दर्शन है। कामायनी में समरसतावाद, आनंदवाद और प्रत्यय विज्ञावाद दर्शन को अपनाया गया है। तो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समरसतावाद, आनंदवाद और प्रत्यय विज्ञावाद। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कामायनी का मुख्य दर्शन क्या है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, रजत शिखर काव्य रूपकों का संग्रह के रचयिता कौन है? एक काव्य रूपकों का संग्रह है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि रजत शिखर क्या है। तो रजत शिखर क्या है? काव्य रूपकों का संग्रह। इसमें बहुत सारे काव्य रूपक संग्रहित हैं। तो इसके रचयिता हमें बताने हैं। रचयिता कौन है? रामेश्वर शुक्लांचल, प्रसाद, निराला या फिर पंत। कौन इसके रचयिता हैं रजत शिखर के? तो प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत। रजत शिखर जो काव्य रूपक है ये कब है? ये है 1951 ईस्वी में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रजत शिखर किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है रजत शिखर। रजत शिखर कब है? 1951 ईस्वी में है। और रजत शिखर की विधा क्या है? तो ये काव्य रूपकों का संग्रह है। तो प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, परिमल और गीतिका किसकी कृतियां हैं? दो कृतियों के नाम दिए हैं, परिमल और गीतिका। ये किसकी कृतियां हैं? पंत, निराला, प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। किसकी कृतियां हैं? तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निराला। परिमल और गीतिका किसकी रचनाएं हैं? ये निराला की रचनाएं हैं। परिमल और गीतिका कब है ये बताना है आपको कमेंट करके कि परिमल कब है और गीतिका कब है। तो परिमल क्या है? ये काव्य संग्रह है परिमल। सबसे पहले तो इसकी विधा जान लेते हैं, क्या है ये? काव्य संग्रह। और गीतिका ये क्या है? ये भी काव्य संग्रह है गीतिका। तो परिमल कब है? परिमल है 1930 ईस्वी में। परिमल 1930 ईस्वी में है। और जो गीतिका है 1936 ईस्वी में। गीतिका कब है? गीतिका 1936 ईस्वी में है और परिमल 1930 ईस्वी में है। और ये क्या है? ये काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 46 है, कामायनी में कामायनी किसे कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कामायनी में कामायनी किसे कहा गया है? इड़ा को, श्रद्धा को, लज्जा को या फिर आशा को? इसमें पात्र हैं इड़ा, श्रद्धा, लज्जा, आशा। इसमें से किस पात्र को कामायनी में कामायनी कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धा। श्रद्धा को क्या कहा गया? कामायनी। क्यों कहा गया है? श्रद्धा किसकी पुत्री थी? ये काम की पुत्री थी, काम की पुत्री। काम की पुत्री होने के कारण श्रद्धा का एक नाम क्या है? कामायनी है। और श्रद्धा कैसी रचना है? ये भी प्रश्न आ सकता है। सॉरी, श्रद्धा नहीं, कामायनी कैसी रचना है? तो कामायनी नायिका प्रधान रचना है। नायिका प्रधान रचना। क्यों है नायिका प्रधान रचना? क्योंकि इसका नाम ही कामायनी है, और कामायनी इसकी जो मेन जो पात्र है वो कौन है? कामायनी है। और कामायनी कौन है? नायिका है। इस रचना की नायिका कौन है? कामायनी। तो इसलिए कैसी रचना है? ये नायिका प्रधान। इसमें जो प्रधान है वो नायक प्रधान नहीं है। नायक कौन है इसके? मनु है, लेकिन मनु इसमें प्रधान नहीं है, इसमें कामायनी प्रधान है। इसलिए ये प्रश्न आ सकता है कि कामायनी में प्रधान किस, मतलब कामायनी में प्रधानता किसकी है? नायिका की, नायक की? कैसी रचना है? तो ये नायिका प्रधान, नायक प्रधान ऑप्शन में अगर दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। ये कैसी है? नायिका प्रधान ये रचना है। और ये कामायनी किसकी पुत्री है? काम की पुत्री है। और ये कामायनी में कामायनी किसे कहा गया है? श्रद्धा को कहा गया है। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धा। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, युगांत किसकी रचना है जिससे छायावाद का अंत माना जाता है? अब एक प्रश्न तो यही बन गया कि छायावाद का अंत किस रचना से माना जाता है? युगांत से माना जाता है। लेकिन युगांत किसकी रचना है ये आपको बताना है। प्रसाद, पंत, निराला या फिर हरिवंश राय बच्चन? किसकी रचना है युगांत? प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। युगांत किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और सुमित्रानंदन पंत की इसी रचना से छायावाद का अंत माना जाता है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, कला और संस्कृति 1965 निबंध संग्रह किसका है? क्या हमें इसमें पूछा गया है? निबंध संग्रह। कला और संस्कृति, इसकी विधा क्या है? निबंध संग्रह है। कब है ये निबंध संग्रह? 1965 ईस्वी में है। किसका निबंध संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सुमित्रानंदन पंत? किसका ये निबंध संग्रह है? प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत। कला और संस्कृति 1965 निबंध संग्रह किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनी किसने कहा? किसने कहा था कि महादेवी वर्मा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनी है? किसका कथन है? ये हमें बताना है कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनी किसने कहा? शुक्ल ने, पंत ने, सॉरी दो जगह शुक्ल हो गया, ये निराला ने। किसने कहा था? शुक्ल, पंत या फिर निराला? किसने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनी कहा? तो प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। महादेवी वर्मा को निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनी कहा था। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा? छायावाद को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग उसको नाम दिया था, तो इसको अन्योक्ति पद्धति किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद? किसने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा था? तो प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को क्या कहा था? अन्योक्ति पद्धति कहा था। तो
हमने छायावाद से संबंधित 50 प्रश्न देखे। अगली प्रश्नोत्तरी किसी और टॉपिक पर रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।